नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार पर मोदी मुकदमा दर्ज करवाएंगे? क्या नीतीश कुमार को मोदी जेल में डालेंगे या सरकार बचाने के लिए घुटनों पर चलेंगे? या नीतीश कुमार ने मोदी के गले में घंटी बांध दी है? ये सवाल आपको थोड़े कड़वे कड़क लग रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसको समझने के लिए दो तीन घटनाएं बताऊंगा। हमीरपुर में दो लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट किया था, उन पर मुकदमा हुआ था, गिरफ्तार। फिलिस्तीन के समर्थन में आगरा में नारे लग गए थे, उन पर मुकदमा हो गया। फिलिस्तीन और इजराइल यानी गाजा पर जब इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद से भारत के अलग अलग हिस्सों में फिलिस्तीन के समर्थन में जब भी किसी ने नारे लगाए, पोस्ट किया, तो गिरफ्तारी हुई और कहा गया कि ये शांति भंग करने की कोशिश है, इसे शांति भंग हो जाएगी। तो अगर आम नागरिक के पोस्ट से शांति भंग होती है, तो मोदी के सहयोगी दल अगर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो जाएं, इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो क्या देश में शांति नहीं भंग हो रही है? फिर तो नीतीश कुमार को मुकदमा करके जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन सरकार संकट में है। भाव को जोड़िए चर्चा में, फटाफट कंट्रोल। भाव को चर्चा में भाव शुरुआत इसलिए मैंने इससे किया, फिलिस्तीन के समर्थन पे बहुत बच्चे जेल गए, बहुत युवक जेल गए और एक बैठक हुई। अब उस पर आते हैं। आज तो दस्तखत हुए हैं, कोई जुबानी नहीं, दस्तखत हुआ है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि इजराइल को जो भी भारत मदद कर रहा है, वो मदद तत्काल बंद हो जाना चाहिए। भारत के तरफ से इजराइल को जो कुछ सप्लाई हो रहा है, हथियार से लेके कुछ भी, सब बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि अत्याचार कर रहे हैं गाजा में, वहां पर संहार कर रहे हैं इजरायली लोग, इजराइल की सेना, इजराइल की सरकार। इसलिए कतई इस मसले पर समझौता नहीं किया जा सकता। केसी त्यागी ने तो यहां तक कहा कि हमने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है, अटल जी भी करते थे। हम चाहते हैं कि गाजा में जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो जाए। इस बैठक के बाद, ये बैठक अल गुद्स है, उसने बुलाया था, उसके महासचिव हैं मोहम्मद बकराम बलावी। इस बैठक में त्यागी जी थे, केसी त्यागी, जावेद अली खान थे, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह थे, समाजवादी पार्टी से मुहिबुल्लाह नदवी थे, मोहम्मद अदीब थे पूर्व सांसद, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल थे, पूर्व सांसद दानिश अली थे, पंकज पुष्कर थे। इन लोगों ने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी हुआ और उस पर दस्तखत किया है। मोदी की पॉलिसी के खिलाफ, इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में आज जेडीयू ने दस्तखत कर दिया। ये मामला अब लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड, इससे बहुत आगे निकल चुका है। भाव क्या है इसके मायने? देखिए आशीष जी, मैंने हमेशा कहा कोई भी सरकार की ताकत उस प्रधानमंत्री के सीने के नपवाई से, नाप से नहीं। किसी भी सरकार की ताकत संसद में उसके साथ कितना समर्थन है इस पे होती है। बैसाखियों की सरकार कैसी है, इसका स्वाद अब मोदी जी को मिलना शुरू हुआ है। मिली जुली सरकारें अटल जी ने चलाई थी। अटल जी के सरकार ने यू टर्न कितनी जगह लिए, मुझे तो कोई ऐसा याद नहीं आता कोई मेजर यू टर्न लिया हो। क्योंकि कोई भी डिसीजन लिया उन्होंने खासकर सभी साथी दलों को विश्वास में लेके लिया। अटल जी ने अपने आप को भगवान नहीं माना। अटल जी ने जन्म लिया था, माँ बाप के, माँ के पेट से जन्म लिया था, ये आजन्म में है। ये 300 पार के बाद पगला गए और इन्होंने अपने आप को भगवान बना दिया। अब आप जाकर देखिए, क्या राजनीति सिर्फ बीजेपी ही करेगी क्या? क्या चुनाव बीजेपी को ही लड़ना है? क्या सरकारें बीजेपी को ही बनानी है? छोड़ दीजिए विपक्ष, सत्ता पक्ष में जो 52 लोग इस सरकार को टेका लगा के बैठे हुए हैं,
उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। माझी की अपनी दुकान है, अनुप्रिया पटेल की अपनी दुकान है, एकनाथ शिंदे की अपनी दुकान है, चंद्रबाबू नायडू की अपनी दुकान है। सबको अपनी चिंता पड़ी हुई है, सबको चुनावी गणित समझ में आते हैं। हमने पहले भी कहा कि चंद्रबाबू के लिए और नीतीश के लिए मुस्लिम मतदाता एक अहम मतदाता है। और इससे भी आगे जाके मैं बोलता हूं कि विदेश मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है आशीष, वो बहुत टेक्निकल मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है, वो टेक्निकल मंत्रालय है। विदेश नीतियां देश की सरकारें बदलने से नहीं बनती। विदेश नीतियां ये निरंतर प्रोसेस वाली बात है। सरकार कोई भी आए, उसका रुख एकाएक नहीं बदल सकता है। और विदेश नीति में क्योंकि अटल जी विदेश मंत्री रह चुके थे, उन्हें पता था विदेश नीति के मायने क्या है। जो आदमी सारी भाषाओं पे ज्ञात होते हुए भी हिंदी में सोच समझ के बोलता था, मुझे याद है, मैं एक वाक्य 30 सेकंड लूंगा आपको बताने के लिए। यशवंतराव चौहान की वो थी जयंती थी। राम नाईक स्टेज पे थे, प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी वहां आए थे। तो राम नाईक ने कहा कि सब मराठी लोग बैठे हैं और यशवंतराव चौहान की जयंती है, तो मैं आग्रह करता हूं अटल जी को कि वो मराठी बोलेंगे तो अच्छा होगा। अटल जी जब बोलने के लिए आए, सबने खूब तालियां बजाई। अटल जी ने कहा, हिंदी मेरी माँ तो मराठी मेरी मौसी। मैं मराठी पढ़ लिख सकता हूँ, अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, लेकिन मराठी भाषा में एक प्रॉब्लम है। एक ही शब्दों के कई अर्थ होते हैं, एक ही वाक्य के कई अर्थ होते हैं। मैं देश का प्रधानमंत्री, मैं जो कुछ भी बोलूंगा, जो कुछ भी करूंगा, वो देश को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैं बोलने तो कुछ और जाऊंगा मराठी में, अब कुछ लोग इसको और समझ लेंगे, इसलिए मुझे हिंदी पे ही रहने दीजिए। और उन्होंने मराठी का एक बहुत ही फनी सा जोक वहां सुनाया। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग पे लिखा रहता है, अरे त्या घरावर लिहिलेलं असतं वरचा मजला खाली है। आशीष, इसके दो मायने हैं। ऊपर की मंजिल खाली है। मराठी में खाली के दो शब्द है। खाली मतलब वैकेंट है, और खाली मतलब नीचे की तरफ है। अब ऊपर की मंजिल नीचे कैसी हो सकती है? वरचा मजला खाली है, ऊपर की मंजिल नीचे की ओर है। हो गया ना कंफ्यूज? तो जिसको अच्छी मराठी आती है वो समझ जाता है कि ऊपर की मंजिल खाली है, इसका मतलब किराए के देने के लिए खाली। लेकिन कोई मराठी का स्टूडेंट जो मराठी सीख रहा होगा, वो तो बोलेगा ऊपर की मंजिल नीचे है। भाई अजीब इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर है ये, क्या घर बनाया उसने? सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के नीचे है। तो बोले ये अनर्थ होता है, ये शब्द है। हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे कुपड़ प्रधानमंत्री जी ने इजराइल हमास का वॉर शुरू होते ही इजराइल के पक्ष में दन्न करके ट्वीट कर दिया। आधे घंटे बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के हाथ पैर फूल गए और फिर लिपापोती हुई। प्रधानमंत्री जी के इजराइल के साथ दोस्ती है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब राष्ट्र की विदेश नीति होती है, उसमें आपकी अपनी पर्सनल दोस्ती किसी काम की नहीं। निजी संबंध निजी रहते हैं, और राष्ट्र के लिए आप उस निजी संबंधों का फायदा राष्ट्र के लिए कर सकते हैं, लेकिन निजी संबंधों के चलते राष्ट्र की विदेश नीति नहीं बदली जाती। प्रधानमंत्री का प्रेम इजराइल का बहुत पुराना है। जब शरद पवार एग्रीकल्चर मंत्री थे और शरद पवार जी के दिल्ली साथ में एक डेलीगेशन वहां का एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस स्टडी करने के लिए भारत के कुछ मुख्यमंत्रियों को लेके जाना था। तो प्रधानमंत्री के पास, मतलब शरद पवार जी के पास मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए, और जैसे कि उनकी आदत है शरद पवार की, वो सभी पार्टियों के लोगों को लेके बैठते हैं और आज भी बैठते हैं।
उनके चंद्रशेखर जी के साथ भी घनिष्ठ संबंध थे, अटल जी के साथ भी थे और मोदी जी के साथ भी थे। तो मोदी जी ने कहा कि आप मुझे कैसा भी करके डेलीगेशन में लेके जाइए। तो शरद पवार जी ने कहा कि ये डेलीगेशन विदेश मंत्रालय तय करता है। इसमें मेरा कोई, मैं तो सिर्फ अध्यक्ष बना गया है इस डेलीगेशन का, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, पूछूंगा। उन्हें ये बात धीरे से एक कैबिनेट मीटिंग के बाद मनमोहन सिंह जी को कही। तो मनमोहन सिंह पाक साहब दिल के बेचारे, वो बोला अरे बिल्कुल ले जाइए, देखिए विदेश मंत्रालय को मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, एक आदमी और लेके जाइए, एक मैसेज अच्छा जाएगा कि विपक्ष का भी एक मुख्यमंत्री है। अब वो बोले हम लेके गए, और जब वहां से डेलीगेशन जाता है, जब भारत सरकार की तरफ से डेलीगेशन जाता है तो उनका एक तय कार्यक्रम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, और उसके बाद वो वापस आते हैं। बोले उसके बाद मोदी जी ने कहा कि मैं 3-4 दिन और रहूंगा। अरे एम्बेसी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता गुरु जी, हमने भी समझा भाई कि आप यहाँ आके फिर वापस चले जाइए, लेकिन डेलीगेशन जाता तो डेलीगेशन आता है। बोले वो तो गायब हो गए। फिर एम्बेसी ने और उस गवर्नमेंट के साथ करके कुछ एक्सचेंज वही कुछ रहेंगे, और बोले ये 10 दिन के बाद वापस आए। इनकी इजराइल की दोस्ती बहुत पुरानी है। सुब्रमण्यम स्वामी का जो पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ, और सुब्रमण्यम स्वामी को जो राज्यसभा दी गई, उसमें भी इजराइल एंगल था। तो ये आपके व्यक्तिगत संबंध है, आप व्यक्तिगत रखिए, लेकिन हमास और इजराइल के बीच में कूदने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। आप कूदे, फिर विदेश मंत्रालय ने लिपापोती की। अब आप विश्वगुरु बन के जा रहे हैं, अपना मणिपुर तो निपटा नहीं पा रहे अपन। हाँ, है ना। आप हिमाचल प्रदेश में आपके पार्टी का, हिमाचल छोड़िए, जम्मू कश्मीर का अपना विद्रोह नहीं निपटा पाए। 44 की लिस्ट रिलीज करी, फिर वापस करके 15 की ली। आप अपने पार्टी में तो नहीं समझा सकते लोगों को। आपने हरियाणा में सारे बच्चों को टिकट दिया नेताओं के, और आप पूरे मन की बात में पूरे देश में कहते हो कि भैया 1 लाख युवा आ जाए सामने, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वो राजनीति में आ जाए। कहां से आएंगे गुरुजी? आप मन की बात करते कहते हो, कम से कम करके दिखाओ ना आपके पार्टी में। और ये चले इजराइल का युद्ध रोकने, ये चले यूक्रेन का युद्ध रोकने। 4 विदेशी ताकतें इनको चढ़ा देती है, और ये चढ़ के अपने तवे पे बिल्कुल बैठ जाते हैं। अमेरिका कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला भाई हमको कि आप अच्छा काम कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री को मेरे गांव के किसान का सर्टिफिकेट चाहिए कि मेरा प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी है, बरसात के चक्कर में अभी तक देश निकला नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैं अभी घूम के आया हूँ 1,000 किलोमीटर। मैं नागपुर, चंद्रपुर और गांव खेड़ों से होते हुए मैं पांढरकौड़ा, आरणी, यवतमाळ ऐसा होते हुए फिर नागपुर आया। क्या रोड की हालत है। अपने देश के रोड के गड्ढे ठीक नहीं कर पाते, अपन दूसरे गड्ढे ढूंढने चले गए। तो कुल मिलाकर आपने तो ये कह दिया, आप तो अपने मन से चलते हैं, लेकिन आप अब ये गठबंधन की सरकार है। एकनाथ शिंदे के भी साथ जो है, उसकी वजह से आप प्रधानमंत्री। पासवान के 5 है, उसकी वजह से भी आप प्रधानमंत्री। और इन लोगों का एक मुस्लिम मतदाता इनके साथ है, उनकी अनदेखी नहीं कर सकते ये। इसलिए उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ संबंध तोड़ दो। और हमारी देश की नीति पैलेस्टाइन के साथ बहुत पहले से है। वो दोस्ती हमेशा है। इजराइल का जो भूभाग है वो इजराइल का नहीं था, वो पैलेस्टीन का था। यहूदियों को वहां जाके सेटल किया गया। जिसको पैर रखने को जगह दी, उसने पैर फैला के इनको ही घर के बाहर कर दिया। ये पीड़ा है वहां की, और ये वस्तुस्थिति है। नहीं, लेकिन वहां पे तो पैर फैला के बाहर कर दिया। यहाँ पर जब पैर फैलाना शुरू कर दिया है जेडीयू ने, नीतीश ने, और नीतीश के साथ चिराग ने भी पैर फैलाना शुरू कर दिया है।
क्यों नहीं करेगा? मुझे बताइए, क्या अभी आशीष जी वहां इलेक्शन नहीं है बिहार में? बिहार में अभी चुनाव है 1 साल बाद। मतलब 24/7 आप चुनावी मोड में रहोगे, बाकी कोई राजनीतिक दल नहीं रहेगा। अरे भाई, आप दिल्ली में बैठे, आपके 10 राज्यों में राज्य मुख्यमंत्री है। चिराग के लिए तो एक ही राज्य है बिहार, नीतीश के लिए तो एक ही राज्य है बिहार। वो कहां जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू एक ही राज्य है आंध्र प्रदेश, वो कहां जाएंगे? वो अपना वजूद नहीं देखेंगे। समाजवादी पार्टी का यूपी में वजूद है, क्या पता नहीं इस बार मुस्लिमों ने कैसा वोट किया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में? तो ऑब्वियस है, हर आदमी अपना वोट बैंक संभालने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कह के ओबीसी का यदि वोट लेना चाहते हैं, यदि योगी आदित्यनाथ की बंटवा बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे वाली बात करते हैं, और फिर डराते हैं हिंदुओं को। कौन काटेगा भाई? किसी के क्या कोई देश में कोई कानून का राज नहीं है क्या? मतलब देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इनकी, समाज को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी इनकी, और यही डरा रहे हैं। विडंबना देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर आके घर में कह रहा है कि देखिए भाई, घर में चोरी होगी, तुम्हारे चोरी हो जाएगी भाई घर में तुम्हारे। अरे भाई, तू काय के लिए बैठा है भाई? गश्त कौन करेगा? तू करेगा, हम करेंगे? सही बात है। ये बोलने सबसे पहले तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए कि चलो हम इस्तीफा देते हैं भाई, हम बचा नहीं पाएंगे किसी को, बचा नहीं पाएंगे। हिंदू नहीं कटने वाला है, हिंदू नहीं कटने वाला है। देखिए, वो जो कहता है ना, हम बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसमें समाज नहीं कटेगा, इसमें इनकी चेयर के पाए कटेंगे। जिस सियासत पे बैठे मुख्यमंत्री पद से, वहां से वापस भेजे जाएंगे गोरखपुर। डर वो है, इनको झोला पकड़ के दिल्ली का सियासत छोड़ के भागना पड़ेगा, डर वो है। ये समाज क्या बटेगा? और समाज बटेगा तो ठीक रहेगा, पांचवे जन ने कहता है। हाँ। एक योगी आदित्यनाथ तय तो कर ले पहले कि वो हम पांचवे जन की माने कि उनकी माने। पांचवे जन ने कहता है कि भाई समाज बटेगा तो एक चेन बनती है, चेन वही भारत की रक्षा करती है, वही रक्षा करती है समाज की। और ये बोलते हैं चेन बनेगी तो रक्षा बनेगी। मतलब यार, तुम इधर से वो डराता है, उधर से वो डराता है। भारत के नागरिकों का तो 2014 से किस्मत ही खराब है। डर डर के डर डर के डर डर के रहना पड़ रहा है। और जो लीडर है, जो बोलते हैं, राष्ट्रद्रोही कहलाते हैं, नौकरियों से निकाले जाते हैं, क्योंकि वो लीडर है, बोलते हैं। नहीं, एक अभी आपने कहा राष्ट्रद्रोही कहलाते हैं। अभी आज का ताजा बयान एक बता दूं बीसी चर्चा में, ताजा बयान हिमंता बिस्वा शर्मा का है, झारखंड में। उनसे सवाल किया गया चंपई सोरेन और इस हेमंत सोरेन को लेकर के, तो उन्होंने कहा हम तो चाह रहे हैं चंपई आ जाए, हम तो चाह रहे हैं हेमंत सोरेन भी आ जाए, क्योंकि भाजपा में राष्ट्रवादी जितने हैं, उन राष्ट्रवादियों के लिए पूरी जगह है। जो भी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, सब भाजपा में आ जाए। यानी इस देश में 63% राष्ट्रद्रोही हैं, 37% वोट मिला है इनको। नहीं, लेकिन और ये हेमंत सोरेन को भी भाव शामिल करने को तैयार है, जिसको जेल में डाले थे अभी। नहीं, मैंने क्या कहा, वो हेमंत सोरेन को अभी जेल में गए, हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हेमंत के, लेकिन भ्रष्टाचार प्रूव नहीं हो पा रहा है। अभी हेमंत क्वालिफाइड कहाँ है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? हाँ। वो तो भाई, जो बुला रहे उनको बीजेपी में, वो कहाँ थे पहले? कांग्रेस में थे। फिर उनने एंट्रेंस एग्जाम पास की भ्रष्टाचार करके। जब भ्रष्टाचार की एंट्रेंस एग्जाम पास की, तब जाके बीजेपी ने उनको गमछा दे दिया गले में डालने के लिए। तो अभी हेमंत सोरेन को तो बहुत टाइम है। हेमंत सोरेन तो फेल हो गए जब जमानत दी कोर्ट ने, और उसमें जो कहा है जमानत देते समय, उसमें हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के एग्जाम में फेल हो गए। हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार की एग्जाम पास करनी,
उसका पेपर लीक करवाना हो तो हेमंत विश्व शर्मा कहीं कहीं से कर देगा बेचारा, जब बुला ही रहा तो। प्रॉब्लम ये है। तो कुल देखिए, अब वो सत्ता नहीं रही 300 पार। हमने आप ही के साथ डिस्कशन में कहा था स्पीकर के चुनाव के समय, अग्नि परीक्षा। हमने कहा नहीं आशीष जी, यहाँ हर रोज, हर घंटा, हर सेकंड सरकार अग्नि परीक्षा देगा और लगातार देगी। क्योंकि यदि इजराइल का ऐसा ही साथ देते जाएंगे तो आपकी सरकार गिरेगी, इजराइल की तो कुछ नहीं होगा। ना आपके समर्थन से कोई इजराइल को फायदा हो रहा है, ना आपके धुतकारने से कोई फायदा होगा। इजराइल को क्या हम सप्लाई कर रहे हैं भगवान जाने। जब बोफोर्स के गोले अपने पास नहीं थे और बोफोर्स चलानी थी तो इजराइल ने दिए थे, ये भी मैं जानता हूं। तो ये स्टेटमेंट इशू करके वो मुस्लिम मतदाताओं के बीच में मैसेज देना चाहते हैं, हम आपके हितैषी। लेकिन इनका मैसेज खत्म हो जाता है जब बटेंगे तो कटेंगे की बात सामने आती है। एक सवाल रिपीट हो जाएगा, फिर रेपिटेशन है, लेकिन जरूरी है उसको समझना और बार बार समझना जरूरी है कि ये मुसलमानों में संदेश दे रहे हैं। मान लिया जेडीयू, चिराग पासवान संदेश दे रहे हैं, चंद्रबाबू संदेश दे रहे हैं। चंद्रबाबू का अभी टाइम थोड़ा लंबा है, लेकिन ये नीतीश और चिराग संदेश दे करके जब चुनाव में, विधानसभा चुनाव में साथ ही जाएंगे तो वो संदेश किस मुंह से जाएगा? क्या चुनाव से पहले, ये मेरे मन का एक संदेह है कि चुनाव से पहले ये मतलब कोई बिहार में नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है क्या? क्योंकि लगातार हो रहा है, ये वक्फ पे, ये अब इजराइल तक पे आ गया मामला। मैंने क्या बोला, ये दीवार चिन्हित हुई है एनडीए की कि छेद कहां करना है भागने के लिए। तो बिहार चुनाव के पहले यदि ये बिहार के तमाम राजनीतिक सपोर्टर 52 में जितने बिहार के लोग हैं ये चले जाए तो आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा मुझे। क्योंकि ये 4 चुनाव, यदि ये 4 राज्यों के चुनाव के विपरीत परिणाम बीजेपी के पास आते हैं तो आशीष जी मान लीजिए फिर लंगड़े घोड़े पे कोई दाव नहीं लगाता। हाँ, क्योंकि यदि बिहार में ये हार गए तो फिर राजनीतिक भविष्य पे सवाल नीतीश जी के, पासवान के भी। इसलिए किसी भी हालत में अपना वजूद बनाए रखना जरूरी है, और उस वजूद बनाने के लिए जो इस वजूद को ग्रहण लगाएगा उसको ये नकारेंगे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। क्योंकि उलूल जुलूल वक्तव्यों से कहीं ना कहीं साथी जो है पार्टी के, उसका मतदाता। अब मुझे बताइए, हरियाणा में चुनाव है और कंगना रणावत ने जो गंद फैलाई थी किसान आंदोलन और किसानों के लिए, अब मुझे बताइए भाजपा कौन सी भी किसी की भी बेटी को टिकट दो कैसे दो, कहां से किसानों की वोट मांगी? गांव में जाने लायक नहीं छोड़ा कंगना ने। तो इनके यहाँ ये आत्मघाती दस्ते बहुत है और ये पाले आपने हैं। क्योंकि कंगना सोच के मुंह खोलती है ऐसा नहीं है, बगैर सोचे समझे बोलती है वो। नहीं, वो सोचे नहीं, वो तो फिल्म भी आनी है भाऊ, फिल्म आनी है, और वो फिल्म इमरजेंसी है, फिल्म का नाम इमरजेंसी है। ये मुझे तो कई बार लगता है कि कंगना की फिल्म हिट हो जाए, ये मोदी जी इसकी कोशिश में है। अब एक नई परंपरा है कि डिसोन कर दिया, हम जी उनका व्यक्तिगत विचार है। ऐसे ही संविधान, लल्लू सिंह कह रहे संविधान बदला जाएगा, अरुण गोविल कह रहे संविधान बदला जाएगा, हेगड़े कह रहे संविधान बदला जाएगा, जो है मिर्धा कह रही संविधान बदला जाएगा, उस आर्थिक सलाहकार कह रहा संविधान बदला जाएगा, मोदी जी कह रहे कोई नहीं छू सकता, मैं भी चाहूं तो नहीं बदल सकता, अम्बेडकर जी आ जाए तो भी नहीं बदल सकते। अरे किसी को हटा के तो दिखाओ।
ये इस पर देश की जनता मूर्ख नहीं बनने वाली। नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड चलते हैं। हाँ। ये दो मुंही बात करते हैं। स्त्री सुरक्षा की बात करते हैं और स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वालों गोद में लेके बैठते हैं। हाँ। मीडिया को एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करिए, जब भी किसी व्यभिचारी को सजा मिलती है तो बड़ा उसको बिल्कुल प्रोमिनेंटली दिखाइए ताकि लोगों में डर पैदा हो। अरे मीडिया ने दिखाया भाई, बिल्किस बानो के हत्यारों को लोगों ने जेल पहुंचाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास दिया, आपके लोगों ने उनको छुड़वाया, आपके डबल इंजन के सरकार ने उनको बाहर किया और उनके बाद आपके पार्टी के लोगों ने उसका स्वागत किया। ये देखने के बाद, और प्रधानमंत्री मौन है उस पर, ये देखने के बाद दुराचारियों का साहस बढ़ेगा या कम होगा? मीडिया ने तो काम कर लिया था। क्या डबल इंजन की सरकार में गुजरात में काम किया? क्या गुजरात में बीजेपी के नेताओं ने जो उसका स्वागत करने गए थे काम किया? उन्हें तो कालीमा पोत दी, सर्वोच्च न्यायालय को फिर से केस ओपन करना पड़ा। तो ये बोलते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप लाल किले से भाषण देते समय आप आगे कहिएगा कि मैंने ये जो बोला ये ब्रैकेट में बीजेपी छोड़ के बाकी दलों के लिए था, बाकी दलों के लिए। हाँ, बीजेपी को अलाउड है ये सब करना क्योंकि हम सत्ता में। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है। अरे किसी को तकलीफ नहीं होती भाई। बीजेपी में जो भ्रष्टाचार प्रकोष्ठ बना के रखे हो उसका क्या? एक आखिरी सवाल, एक चिराग पे भी चर्चा जरूरी है। नीतीश ने तो ऐसा कर दिया, अब देखते हैं, इंतजार करेंगे। मैं तो देख रहा हूं कि नीतीश पर शांति भंग के लिए कुछ केस होता है कि नहीं भाई, वही काम उन्होंने कर दिया जिस पर बेचारे आम आदमी पकड़ के जेल में गए हैं। चिराग पासवान बड़े मधुर संबंध थे, मतलब पार्टी तोड़ दी, चिराग को अकेला कर दिया मोदी ने, लेकिन फिर भी उस युवा नेता ने सब्र रखा, धैर्य रखा और फिर 5 सीट लेकर के आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग आखिर हैं तो रामविलास पासवान के पुत्र, इतने घनिष्ठ संबंध, हनुमान हूं, सब कुछ कहते कहते पिछले कुछ वक्त से बिल्कुल खामोश है। उनको मतलब उनमें मोदी जी, महामानव मोदी नजर नहीं आ रहे, नहीं तो हर समय तारीफ करते थे। जितना बिल ला रहे हैं विपक्ष से पहले उसके खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं चिराग। राहुल गांधी ने परसों प्रयागराज में कहा कि अगर अब जातीय सर्वे नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री बदल दूंगा, मतलब पूरा फाइनल ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री बदल दूंगा जातीय सर्वे नहीं हुआ। चिराग पासवान पहला व्यक्ति जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए, कहा नहीं जातीय सर्वे तो होना ही चाहिए, आप जात की गिनती नहीं करोगे तो उन तक लाभ कैसे पहुंचाओगे? ये क्या चिराग पासवान पुराना हिसाब किताब चुकता करने का मौका देख रहे हैं? और भाजपा भी इस मामले में, एक और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये मोदी और शाह भी, इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। खबर तो बिहार में चर्चा ये भी है कि चिराग का ये मूड देखते हुए चिराग की पार्टी में, जैसे पिछली बार अकेला किया था, फिर से उस कोशिश में लगे हैं। पशुपति पारस से अभी जायसवाल जी की मुलाकात हुई है बिहार में, जो भाजपा संभाल रहे हैं, उनकी मुलाकात हुई है। फोटोग्राफ्स भी कुछ हैं, दिखा दीजिए कंट्रोल रूम। ये जो है बिना चिराग पासवान के एलजेपी के सांसद बैठक कर रहे थे दिल्ली में, ये उसकी फोटोग्राफ्स है, ये 3-4 दिन पहले की फोटोग्राफ्स है। तो ये जो है, क्या चिराग वाला, मैं इसीलिए बिहार पर, कि बिहार में ही सब कुछ हो रहा है इस समय, स्क्रिप्टिंग बिहार में हो रही है। क्या चल रहा है चिराग के मन में? और चिराग निपटाएंगे मोदी को या मोदी निपटा देंगे, फिर से चिराग को पैदल करेंगे? देखिए आशीष, यदि मोदी जी चिराग को पैदल करेंगे तो मोदी जी पैदल हो जाएंगे। उसका एक कारण है, बिहार के चुनाव में इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, पूरे देश में इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि वो हनुमान कहते थे अपने आप को, बिल्कुल उनको लगा था मोदी जी राम है, तो वो हनुमान थे। अब इस हनुमान को समझ में आ गया कि ये राम का बहरूपिया है, राम तो है नहीं, तो बेचारे फिर अपनी बात खुल के कहने लगे। राम क्या है उसको समझ में आया था, राम 300 पार है, 240 पे अटका ही राम नहीं है। राम वही जो लंका तक सेतु बनाए, हाँ। बीच में जाके खड़ा हो जाए, बोले आगे का तो अपने पास ना पैसा है, ना सीमेंट है, ना रेती है, ना पत्थर है, ना भाई अपन आगे अपन तो इससे आगे नहीं बना सकते सब, तो राम नहीं।
तो चिराग को समझ में आ गया कि जिसको राम समझते थे वो राम नहीं है। तो चिराग को लगा कि कम से कम मैं आप हनुमान हूं तो मेरा वजूद तो बचाऊं। फिर इसलिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और लगातार सरकार ने जहां जहां यू टर्न लिया वहां वहां चिराग ने बोला है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है, ये बात मान लीजिए आप। और ये तब होता है आशीष, ये हमने भी देखा, परिवार में भी दिखता है। जब एक समय होता था कि जब हमारे पिताजी के पिताजी थे, वो कहीं चल के भी आए तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि दादाजी आ गए। पूरा घर संभालते थे, घर के मुखिया थे। वृद्धावस्था हो गई, बेड पे हो गए। उसके बाद नातू भी, मतलब जो ग्रैंडसन है वो भी, नहीं नहीं दादाजी ये मत खाइए आप, अरे नहीं शुगर है आपको, मना किया, किसने कहा, वो डांटते हुए। और बुढ़ापे में बेचारे सुनते हैं, क्या करेंगे। राजनीति में जब आपके पास नंबर नहीं हो तो वो बुढ़ापा है। उम्र से राजनीति में बुढ़ापा नहीं आता, नंबर से आता है। 300 पार थे तो आप जवानी आपकी उफान पे थी, 240 पे आप वाकई बुढ़े हो गए हो। तो ये जो आपके नाती है वो भी डांट रहे हैं, क्या करते हो आप, दादाजी पुराना समय नहीं रहा, ऐसी बात नहीं करते, क्या वकबोर्ड कर रहे हो, छोड़ दीजिए इसको। दादाजी सुनिए, क्या ये इजराइल इजराइल करना मत करिए। परसों के दिन कोई आदमी आया था, उसको पैसे दे दिए आपने फालतू के, ऐसे मत बांटा करो पैसे, आपको पता नहीं वो लोग कौन है। चलो इजराइल वापस करो, हमास हमास करो। क्या करेगा बाबा, अब उसमें इतना त्राण नहीं कि उठ के एक लपड़ मारे। यदि इन्होंने वो महाभयंकर गलती की, पासवान की पार्टी तोड़ने की, तो बिहार में भी बीजेपी का वही हश्र होगा जो महाराष्ट्र में। ये बात देख लीजिए। इस पूरे आखिर में इसका कंक्लूजन है, ये चर्चा उदाहरण दिया भाव ने, तो कई बार हम लोग के यहाँ आस पड़ोस में कहते हैं, जब बुढ़ापे में किसी बहुत ज्यादा वही नाती पोते बहुत ज्यादा टॉर्चर मतलब करते हैं कि ये मत करो वो मत करो, तो लोग कहते हैं अरे जवान थे तो ये भी बहुत अति किए थे तो बुढ़ापे में झेल रहे हैं। तो यही बात, जो जवान थे बहुत अति किए थे, अति किए तो जो थे। जवानी में 300 पार में अति किया होता है ना, 240 में उसकी बहुत दुर्दशा होती है। ऐसा नहीं कि 240 में हर आदमी की दुर्दशा होती है, 180 में भी, 182 में भी अटल जी की सरकार, अटल जी ने सरकार, और अटल जी ने सम्मान के साथ सरकार चलाई। क्योंकि अटल जी के खिलाफ ऐसा सार्वजनिक वक्तव्य करने का किसी की हिम्मत नहीं। हाँ, क्योंकि अटल जी ने जवानी में वो अति नहीं की थी, जवानी में अति करना। अटल जी तब भी प्रसन्न थे, बुढ़ापे में भी प्रसन्न थे। तो ये बुढ़ापे का दुख, ये जवानी के अति का जवानी के अति का हिसाब है, अति का हिसाब किताब है। और वो हिसाब किताब, ये बही खाता लिखने के लिए किसी चित्रगुप्त की जरूरत नहीं है, ये बही खाता लिखने के लिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान यही चित्रगुप्त की भूमिका में आ गए हैं, यही बही खाता लिख रहे हैं बुढ़ापे में इनका। देखते हैं क्या होता है कि स्क्रिप्ट बिहार में क्या लिखी जाती है, और इस पर नजर रहेगी। ये आज इसीलिए इस लाइन को मैंने छेड़ा कि देखें भाई शांति भंग में नीतीश कुमार पर क्या कार्रवाई करते हैं मोदी जी। इजाजत दीजिए, कल दोपहर में फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।